Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. 9th General Science student. I hope you all are doing great by the grace of Allah. Welcome to another lesson of our chapter 3, and today we'll be learning about two processes which are digestion and assimilation. So both of these processes are included in metabolism. हमने metabolism को अपने previous lectures में किस तरह से define किया था कि metabolism is a sum of all the reactions which are happening in living organisms. उसमें दो तरह के रिएक्शंस हमने पढ़े थे. एनाबॉलिज्म हो सकता है जिसके अंदर एनर्जी यूज़ होती है बड़े मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए, और कैटाबॉलिज्म हो सकता है जिसमें एनर्जी रिलीज़ होती है बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए. सो इन शॉर्ट हम मेटाबॉलिज्म को कैसे डिफाइन करते हैं कि मेटाबॉलिज्म इज़ द सम ऑफ ऑल एनर्जी यूजिंग यानी एनाबॉलिज्म एंड एनर्जी रिलीजिंग यानी कैटाबॉलिज्म. रिएक्शंस इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. सो मेटाबॉलिज्म से आगे अब चलते हैं हम इन दो इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस की तरफ, प्रोसेसेस की तरफ. फर्स्ट वन इज डाइजेशन. डाइजेशन में क्या होता है? सिंपल, हम जब फूड को इनटेक करते हैं किसी भी टाइप के, उसके अंदर डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स वगैरह होती हैं. वो जब हम फूड हमारे बॉडी के अंदर जाता है, हमारे स्टमक के अंदर जाता है, तो उस फूड को हमारी बॉडी, हमारा स्टमक ब्रेक डाउन करता है, उसको तोड़ के उसके बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस कर देता है. उनको तोड़ने का क्या मकसद होता है कि उसके अंदर से हमें ये वाले ज़रूरी जो सब्सटेंसेस हैं हमारी बॉडी को जो चाहिए होते हैं वो अलहदा करने होते हैं हमारे स्टमक ने. लेकिन जिस वक्त पर वो इन पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन कर रहा होता है, लार्ज फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे इन मॉलिक्यूल्स के अंदर, उस पूरे प्रोसेस को हम नाम देते हैं डाइजेशन का. सो कैसे डिफाइन करेंगे हम डाइजेशन को? इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस which breaks large food particles into small molecules. यानी अब वो जो फूड हमने सॉलिड फॉर्म में खाया था उसको हमारी बॉडी ने ब्रेक डाउन करके उन छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें के डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैटी एसिड्स हैं जिससे कार्बोहाइड्रेट फैट्स बने हुए होते हैं, फिर शुगर्स वगैरह हैं जिससे कार्बोहाइड्रेट्स बने होते हैं. तो ये जो मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्जन है फूड के पार्टिकल्स की, दैट इज़ कॉल्ड डाइजेशन. डाइजेशन के अंदर हमने कहा कि लार्ज मॉलिक्यूल्स को इसने ब्रेक करना है, तो उन लार्ज मॉलिक्यूल्स को हम क्या नाम देते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स. जिस पे कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? लाइक आई जस्ट सेड, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं एंड फैट्स हैं. इनको तोड़कर छोटे मॉलिक्यूल्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर शुगर्स आ जाएंगी. शुगर से, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट शुगर से मिलकर बने हुए होते हैं, और प्रोटीन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं. हमने डिटेल में देख लिया है प्रीवियस लेक्चर में. इस वजह से ये जो कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स है, ये डाइजेशन के अंदर होती है. अब ये डाइजेशन का, इन मॉलिक्यूल्स का टूटना और इन छोटे मॉलिक्यूल्स का बनना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इनके ज़रिए से ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है वो हमारी बॉडी को मिल सकते हैं या प्रोवाइड हो जाते हैं. यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स जो हैं ये एज इट इज़ हमारी बॉडी स्टोर नहीं कर सकती, बल्कि उसको इन छोटे मॉलिक्यूल्स को अपनी बॉडी को इकट्ठा करने की ज़रूरत होती है ताकि इनकी मदद से और भी नए किस्म के मॉलिक्यूल्स बनाए जा सकें. Therefore, digestion is important to first of all break macromolecules, and then it is also important to build new molecules from the components of these macromolecules. Next up we have assimilation. It is another important process which comes after digestion. डाइजेशन के अंदर क्या है? ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं, अब उन्होंने एब्जॉर्ब होना है या इस्तेमाल होना है हमारी बॉडी के अंदर. तो हम इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे? Assimilation is defined as the distribution and use of digested food products. यानी कि फूड जो हमारा डाइजेस्ट हो गया उसके अंदर से जो प्रोडक्ट्स निकले हैं, एक तो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होनी है, यानी हमारी बॉडी के जितने मुख्तलिफ हिस्सों को ज़रूरत है उन प्रोडक्ट्स की वहाँ तक उन्होंने पहुँचना है, एंड ऑल्सो उनका इस्तेमाल जो है वो हो जाता है एसिमिलेशन के अंदर. सो एज यू कैन सी कि ये हमारा लिवर है. लिवर का क्या काम है? उसने मुख्तलिफ हमारे खून के अंदर जो फूड के एब्जॉर्ब हुए हुए कंपोनेंट्स हैं उसको पूरी की पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. सो ये स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब हमारे स्टमक का के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है,
यहाँ से फूड के डाइजेस्ट होने के बाद जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे लिवर तक जाएंगे, हमारा लिवर उनको फिल्टर करके हमारे ब्लड में एंटर कर देगा। सो ये काम है एसिमिलेशन वाला। एसिमिलेशन के बाद जो डाइजेस्टेड मटेरियल है उसको हमारी बॉडी यूज़ किस तरह से करती है या उसका इस्तेमाल क्या है, उसके दो इस्तेमाल हो सकते हैं। टू प्रोड्यूस न्यू प्रोटोप्लाज्म। न्यू प्रोटोप्लाज्म का मतलब है कि नए सेल्स के अंदर जितना भी मटेरियल बनना है, सेल का जो इनसाइड मटेरियल होता है उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इस वजह से न्यू प्रोटोप्लाज्म बनाने के लिए ये डाइजेस्टेड मटेरियल इस्तेमाल हो सकता है। और दूसरा इसका इस्तेमाल तो सबसे इम्पॉर्टेंट वन है जिसके बारे में हमें अच्छे से पता है, दैट इज़ टू प्रोवाइड एनर्जी। सो डाइजेस्टेड मटेरियल ने न्यू के ज़रिए से न्यू प्रोटोप्लाज्म्स भी बनने हैं, यानी न्यू सेल्स भी बनने हैं और हमारी बॉडी को एनर्जी भी मिलनी है। Here you can see a diagrammatic presentation of digestion and assimilation. So हमारे digestive system ने digest कर दिया सारा कुछ और उसके अंदर से कुछ important जो हमारे materials थे उनको निकाल के हमारे blood में डाल दिया। हमारे blood जो कि circulatory system है उसने हमारे body के each and every cell तक ये components या ये जो material यहाँ से निकला था उसको पहुँचा देना है, जिसको हम assimilation का नाम देते हैं। सो होपफुली आपको डाइजेशन और एसिमिलेशन के बारे में समझ आ गई होगी। एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।